Hello everyone, welcome to Devendra UPSC Simplified. Today we are going to learn directive principles of state policy through UPSC previous year question. हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही यूपीएससी के क्वेश्चन को भी हम डीपली एनालाइज करेंगे, जिससे कि जो अंडरलाइन यूपीएससी ट्रैप सेटअप करता है उसको भी समझते हुए चलें, जिससे कि हम फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं और फ्यूचर में उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएं. सो लेट्स बिगिन. लिस्ट चल रहा है, इसमें हम यूपीएससी की पॉलिटी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. 1995 से लेकर 2026 तक 20 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं. इससे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता होगा. वैसे भी ये प्री और मेंस इंटरव्यू इवन पॉलिसी मेकिंग के लिए डीपीएसपी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ यूपीएससी. आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट है जो उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें थोड़ा इजी रहेगा. तो डीपीएसपी को हमें इसे पता है कि हमारे एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर्ड है, वहां से लिया गया है. और ये जो क्या होता है, ये सोशियो इकोनॉमिक गाइडलाइन होते हैं जो हमारे पार्ट 4 में इंश्राइंड है. और ये जो हमारे आर्टिकल है 36 से 51 के बीच में है. इसका जो कोर एम है, अब ये है वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करना और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना. तो हमारा हमें पता है कि जो जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, बट डीपीएसपी होते हैं जो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं. इसका मतलब इसको हम कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं. ठीक है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 37 है वो खुद ही डिक्लेयर करता है कि दीज डीपीएसपी आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. तो जो गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल है उसके लिए डीपीएसपी फंडामेंटल्स का काम करते हैं. ठीक है, और ये स्टेट के लिए मैंडेट होता है कि जब भी पॉलिसी बनाए तो ये डीपीएसपी को ध्यान में रखे. 36 में जो है वो स्टेट का डिफिनीशन है. स्टेट का डिफिनेशन वही है जो आर्टिकल 12 में है. पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट के चैप्टर में हमने देखा था कि तो स्टेट का डिफिनेशन क्या है. फिर आर्टिकल 37 में ये डिक्लेयर करता है कि ये जो होते हैं, ये डीपीएसपी जो होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, और लेकिन ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस होते हैं. फिर आर्टिकल 38 ये कहता है ये हमारा जो वेलफेयर स्टेट है उसकी बात करता है. वेलफेयर स्टेट की बात ही होती है वो कि ये जो हमारा जो सिटीजन है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करे, है ना, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए काम करे, इन इक्वेलिटी को प्रमोट करे, इनइक्वेलिटी को रिड्यूस करे. ठीक है, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एनहांस करे. तो ये बेसिक फैक्ट है डीपीएसपी के लिए. तो आगे क्वेश्चन के थ्रू हम और इसको समझेंगे. ये 2025 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं. अगेन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को पॉज करेंगे, खुद ही इसका आंसर देंगे, फिर उसका एनालिसिस देखेंगे, जिससे आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्किल है वो भी एनहांस हो. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेटेड अंडर. इसमें दिया हुआ एक तरफ ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन दिया है और किसके अंदर दिया गया है. तो जैसे ये देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. तो ये डीपीएसपी में है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 50 में यही एग्जैक्ट लाइन है कि स्टेट shall try to separate judiciary from executive in the public service of the state. ये डीपीएसपी बिल्कुल ठीक है. अब देखिए तो ये हमें करेक्ट पूछा है, हमें ये देख लेना है क्या पूछा है. यहाँ पे भी हमेशा बार बार में स्टूडेंट गलती करते हैं, जो नन वाला ऑप्शन हो गया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक स्टेटमेंट तो सही ही है. वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग आवर प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. ये क्या है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. बिल्कुल ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी में एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है आर्टिकल 51 कैपिटल ए में. ठीक है, कि ये है जो हमारा दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर. ठीक है, ये भी ठीक हो जाएगा. तो ऑल थ्री ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दो और तीन कम से कम दो ठीक है और तीसरा भी सही हो सकता है. ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं. प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन द फैक्ट्री. ये फंडामेंटल राइट्स है, जो बिल्कुल ठीक. कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 24. ओवरऑल कौन से कैटेगरी में है? राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, इसमें दो आर्टिकल है 23 और 24. और 24 जो बात करता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन द फैक्ट्री हजार्डस माइन एंड रेलवेज. तो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, तो ये इसमें करेक्ट मैच कौन सा हो जाएगा? तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक, ऑल द करेक्ट है. एक की कॉन्सेप्ट वही है, इसलिए मिक्स क्वेश्चन है. हमें क्या है कि एक स्टेटमेंट हमारा डीपीएसपी से था
एक स्टेटमेंट हमारा फंडामेंटल राइट से था, एक एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से था। तो हमें क्या होता है कि जितने भी प्रोविजन कम से कम इन तीनों के हैं, हमें वर्बैटिम पता होना चाहिए विथ आर्टिकल सहित, जिसको हम कोड भी कर पा सकते हैं मेंस में, और प्रीलिम्स में इस तरह का स्टेटमेंट बनाएंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यूपीएससी में ट्रैप में वही करेगा, जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स है तो उसको डीपीएसपी से मैच करा देगा, और डीपीएसपी है तो उसको कोई डीपीएसपी है तो उसको फंडामेंटल ड्यूटी से मैच करा देगा या फंडामेंटल राइट से मैच करा देगा। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आर्टिकल 23 में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है तो वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है तो डीपीएसपी का पार्ट है, प्रिजर्विंग और हेरिटेज एंड कल्चर ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। इस तरह से हमें इसको समझते रहना है। तो अगर हम समझेंगे तो यूपीएससी के ट्रैप को भी हम आइडेंटिफाई करके उसमें फंसेंगे नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 21 का क्वेश्चन है ये। तो अगेन इस क्वेश्चन को पॉज करें, सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। अगर डीपीएसपी के प्रोविजन याद रहेंगे तो हमें पता है कि जो आर्टिकल 39C है उसमें यही बात की गई है कि इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड। तो ये जो कंसंट्रे अगर इसमें क्या दिया रहा है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा तो किसको वायलेट करेगा, क्योंकि डीपीएसपी में तो मैंडेट है गवर्नमेंट का कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करना है। अगर हो रहा है तो ये डीपीएसपी को वायलेट करेगा, तो आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 39C एग्जैक्टली ये दिया गया है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस करता है। और ये जो है हाँ, इसमें याद ध्यान रखना है, कुछ बच्चे इसको राइट टू इक्वलिटी को भी वायलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन ये लीगल इक्वालिटी की बात करता है, लीगल और प्रोसीजरल इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो एग्जैक्टली वर्बैटिम हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट इसमें वही है। अगर हमें आर्टिकल अगर हमसे पूछा जाए सारे फंडामेंटल ड्यूटी सारे डीपीएसपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों ऐसे ये डीपीएसपी हैं जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा गया है। निनेवा मेल केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इन दो प्रोविजन में, ये जो प्रोविजन रहेंगे ये फंडामेंटल राइट से ऊपर रहेंगे। बाकी अदर किसी डीपीएसपी, अगर उसमें डीपीएसपी वर्सेज अगर फंडामेंटल राइट्स में अगर कंफ्लिक्ट होता है तो इन दो प्रोविजन में डीपीएसपी ऊपर रहेगा। ये डायरेक्टली मेंशन है, किसमें मेंशन है, 31C में ये डायरेक्टली मेंशन है कि ये जो डीपीएसपी को प्राइमेसी दी गई है फंडामेंटल राइट के ऊपर। लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, हमें पता है ओवरऑल जो फंडामेंटल राइट्स है वो डीपीएसपी से ग्रेटर फुटिंग पे रखी गई है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस जो है ग्रेटर रखा गया है। ठीक है, तो याद रहे, तो ये दो आर्टिकल तो आपको पता भी होना चाहिए। 39C में देखा है कि प्रिवेंटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, और 39B में क्या है, ये स्टेट का मैंडेट है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे कि वो सब सर्व द कॉमन गुड, है ना, कि ओवरऑल कॉमन गुड को वो प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आगे अगर मेंस का क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी देखेंगे। और ओवरऑल जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कंफ्लिक्ट आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और फंडामेंटल राइट्स में जो कंफ्लिक्ट आता है, तो इसमें ये जो प्रेसिडेंट है हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो एक बार 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको देखें। डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, डीपीएसपी एम टू स्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, हैं कि ये क्या होता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करते हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं वो हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या है, करेक्ट पूछा है, हमेशा याद रखना है क्या पूछा है। ठीक है, जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ा, सीधे ऑप्शन पे आए, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू ओनली भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वन तो ठीक ही है, तो या तो वन ठीक होगा या तो दोनों ठीक होगा, तो 2 ऑप्शन हमने काट दिया एक ही स्टेटमेंट में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई कोर्ट। बिल्कुल, ये हमने देखा था कि आर्टिकल 37 में इटसेल्फ डिक्लेयर दैट दीज डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब कि हम कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है,
ये इसलिए रखा गया है कि जैसे फंडामेंटल राइट से तो जस्टिसेबल है, लेकिन डीपीएसपी को इसलिए जस्टिसेबल नहीं रखा गया क्योंकि हमारे स्टेट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि सारे डीपीएसपी को एक साथ इन्फोर्स करा सकें। तो जैसे-जैसे स्टेट के पास रिसोर्सेज होते हैं, वैसे-वैसे हम डीपीएसपी को इन्फोर्स कराते रहते हैं। जैसे हमें पता है आर्टिकल 45 में पहले क्या दिया था? ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट को 6 टू 14 ईयर के जो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे। जब हमने फिर आरटीई जब हमने आरटीई लाए, तो हमने आरटीई जब एक्ट आया 98 2002 में जब हमने इसको लाए, तो हमने ये डीपीएसपी इन्फोर्स करा दिया। लेकिन अब डीपीएसपी में क्या दिया है? आर्टिकल 45 का जो हमने डेफिनिशन चेंज कर दिया है, उसमें हम क्या अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर रख दिया है। और अब फिर हमने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो हमने इसको भी इन्फोर्स कर दिया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर भी इन्फोर्स हो गया है। तो ऐसे ही जैसे जैसे स्टेट के पास रिसोर्सेज आते हैं, स्टेट की जो प्रायोरिटी होती है, उसके हिसाब से हम डीपीएसपी को इन्फोर्स करते जाते हैं, ठीक है? ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं और अम्बेडकर इटसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को करते हैं और ये उसके बाद ये 37 खुद ही डिक्लेयर करता है कि नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है? यही ये की कॉन्सेप्ट इसमें वही है कि हमेशा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में हमें अंतर अगर हम अंतर करते हुए पढ़ेंगे कि जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कौन तरह का डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है, ये जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है? और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डीपीएसपी को छोड़ के, बाकी जो सब डीपीएसपी में फंडामेंटल सुप्रीम है। तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है, ठीक है? बाकी ये ट्रैप वही है कि इसके जो ऑप्शन होते हैं, उसमें 2 डीपीएसपी देगा, एक फंडामेंटल राइट दे देगा, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, हमें स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, तो जिससे हम उसके यूपीएससी के जो ट्रैप है उसको उसमें ना फंसे, ठीक। 15 का क्वेश्चन है, देखिए, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंश्राइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। लेकिन हमें क्या है, हमें आर्टिकल भी ध्यान में रखता है, किस आर्टिकल में ये प्रोविजन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। और डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 38 डिक्लेयर ये जो हमारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ द डीपीएसपी है टू वेलफेयर एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है बताइए हमें। इससे क्या होता है, अभी हमें पता है कि दो चीज होता है स्टेट में। अगर हम स्टेट को डिफ्रेंशिएट करें, एक होता है पुलिस स्टेट, एक होता है वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो ये जो पुलिस स्टेट होता है वो क्या होता है, जैसे हम जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो उनका पूरा का पूरा वो भी तो स्टेट था, उनके वो भी उनके तो गवर्नमेंट के सेटअप था उनका। तो उनकी पूरी पूरी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी, उनका क्या काम था? उनका काम था कि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और दूसरा क्या था, जितने भी जो रेवेन्यू है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। इनका मोर टोटल फंक्शन होता था। लेकिन जो हमारा वेलफेयर स्टेट है, इसका ये मैंडेट है कि ये कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करे, ठीक है। ओवरऑल चिल्ड्रेन, ओवरऑल वीमेन और वल्नरेबल सेक्शन के लिए वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। स्टेट की ये ड्यूटी है कि ओवरऑल एक क्या इक्वलिटेरियन इगलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करे, ठीक है। इंटरनेशनल जस्टिस को प्रमोट, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे। इस तरह से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हो, जिससे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर हो सके इफेक्टिवली, जिससे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो फ्यू हैंड के अंदर ना हो। तो ये सब ओवरऑल स्टेट के मैंडेट है, ठीक है। तो इसलिए इसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें, वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट में अंतर समझे। और वेलफेयर स्टेट कहाँ डिक्लेयर किया है, इस आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल 38 इटसेल्फ। और इसका वेलफेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और हमारी पूरी पूरी लड़ाई इसीलिए हुई थी ना फ्रीडम स्ट्रगल की, कि हम जो नया गवर्नमेंट सेटअप करें उस तरह से वो अथॉरिटेरियन ना हो, एक्सप्लॉयटेटिव ना हो, जिस तरह से ब्रिटिशर्स का था। तो ओवरऑल हमारा स्टेट का मैंडेट ही है कि वेलफेयर स्टेट को डिक्लेयर करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। अब हमें ये मोटा-मोटा याद है, जैसे हमें अगर हम रिवीजन करते जाएँ, तो हमने देखा था ना प्रिएम्बल क्या होता है। जो प्रिएम्बल में जो ओवरऑल आइडियल्स एंड विजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है। फंडामेंटल राइट जो मतलब होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि स्टेट की पावर को कर्टेल करता है और हम जो सिटीजन है उसको एम्पावर करता है, ठीक है। और जो डीपीएसपी है, वो हमारा डीपीएसपी हमारा वेलफेयर स्टेट को डिक्लेयर करता है। तो इस तरह से हमें रिवीजन करते हुए चलना है और जो की कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में बैठाते हुए चलना है, ठीक है।
Which one of the following is described as fundamental in the governance of the country and the Indian Constitution? देखिए फिर वही आ गया क्वेश्चन, बार बार वही सब सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एक बार आपने समझ लिया ये किस पे दिया है कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कौन सा है? हमें पता है कि आर्टिकल आर्टिकल 37 क्या कहता है, these DPSP are non justiciable but these are the fundamental in the governance of the country, these describe the fundamental in the governance of the country। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये DPSP होते हैं, ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 37 इटसेल्फ डिक्लेयर है, 37 होता है फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये है। अब इसमें वही है, बस वही जो स्टेट, इसमें यही समझना, जो स्टेट है अपनी जब पॉलिसी बनाते हैं तो हमेशा डीपीएसपी को ध्यान में रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है स्टेट को कि अपने ओवरऑल पॉलिसी को डिजाइन करते समय, इंप्लीमेंट करते समय डीपीएसपी के प्रिंसिपल को हमेशा याद रखे और उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करे, जिससे हमारा आइडियल जो वेलफेयर स्टेट है, जो हमारा इगलिटेरियन सोसाइटी है, उसका निर्माण हो। ठीक है, ओवरऑल पीस और प्रॉस्पेरिटी सोसाइटी में बनी रहे। ये 17 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पता है ना, ये क्या था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे, इवन प्रियम्बल से लेके फंडामेंटल राइट से लेके डीपीएसपी से लेके फंडामेंटल ड्यूटी भी तो उसी से जुड़ी ही गई थी, और भी बहुत सारे गवर्नेंस के प्रिंसिपल इसमें ऐड किए गए थे। तो इसमें ये दिया है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन सा डीपीएसपी को जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमें अगर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसमें पता है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें 4 डीपीएसपी को जोड़ा गया था। ठीक है, एक होता है 39 कैपिटल एफ, फिर 39 कैपिटल ए, फिर 43 ए और फिर 48 ए। ठीक है, ये चारों आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। और कितने बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं डीपीएसपी में, टोटल 4 बार लगभग। ठीक है, 4 बार कैसे, कौन कौन सा, 42nd हो गया, फिर 44th हो गया, फिर हमने देखा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी हुआ था, क्या हुआ था, 45 में उसके सब्जेक्ट मैटर को बदला गया। पहले था 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रन को एजुकेशन देने की बात की गई थी, फिर हमने उसमें क्या कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड केयर को इंक्लूड कर दिया। फिर से लास्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 97th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोगों ने जोड़ा था ये हम लोगों ने जोड़ा था ये प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 43 में जोड़ा, 43 बी में जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें 42nd में कौन सा, ये क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन था। ठीक है, 39 ए जो होता है फ्री लीगल एड था पुअर के लिए। 43 ए क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, वर्कर क्लास, वर्किंग क्लास। ठीक है, अब 48 क्या है, सेफ गार्ड द प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ था। तो ये चारों जो थे डीपीएसपी इसमें 42nd में जोड़ा गया था। तो इसमें से कौन सा हो गया जाएगा, ये देखिए दिया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये कौन से आर्टिकल में है, 43 ए में दिया गया है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा ठीक हो, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये 43 ए में दिया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए ये चारों आर्टिकल है, इसको आप याद कर सकते हैं। फ्री लीगल एड होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, जितने भी डीपीएसपी जो अमेंडमेंट के थ्रू 42nd वाला अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 44th वाला उसमें क्या जोड़ा गया था, 86 वाले में क्या जोड़ा गया था, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या जोड़ा गया था। तो ये आपको चारों पता होना चाहिए। ठीक है, 42nd देख ही लिया आपने। 44th में क्या था, हमने वही रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी कहा गया था इसमें, और उसके बाद इसी में जोड़ा गया था रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी था। 86 वाले में था, हमने सब्जेक्ट मैटर जोड़ा था, आर्टिकल 55 का चेंज किया था, और 97 में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई 43 बी में। ठीक है, तो ये चारों अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस दूसरी की आजकल यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी, 42nd से अमेंडमेंट एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, 44th के बैकग्राउंड क्या था, 86 का बैकग्राउंड क्या था, 97 का बैकग्राउंड क्या था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आजकल वो 4 प्रिंसिपल्स हो गए
उस समय का जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री था उससे और सुप्रीम कोर्ट का इसी इंटरप्रिटेशन को लेके सबको मर्ज करके क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का अगर पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और इजीली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1958। अब हमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, उसको हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में तो उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो जिसको पता है ये बिल्कुल ठीक है। हमने हमारा जो डीपीएसपी है वो डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड तो है ही, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था 95 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वहां से भी हमने इसको लिया है, ठीक है। तो ये जो हमारा डीपीएसपी है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अम्बेडकर उनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में उनका डिक्लेरेशन था कि जो मॉडल ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या था? गवर्नेंस विदाउट लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, ठीक है। तो यही उस समय भी था डीपीएसपी में कुछ ये जो थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थे जिनको लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते थे, बट वो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन में था। तो उसी डीपीएसपी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको हमने डीपीएसपी में भी लिया है, ठीक है। तो ये दोनों जगह से इंस्पायर्ड है, ये याद रखना है। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ, क्योंकि हमें पता है ना हमारा लगभग 80 टू 85% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडिपेंडेंस तो हमें 1947 में मिल गया, ठीक है, 1947 में, लेकिन हमारा 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन ही तो एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, लेकिन इसके बीच में जो हमारा जो गवर्नमेंट का फंक्शन था वो किससे हो रहा था? इसी इसी एक्ट के थ्रू हम गवर्न हो रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू गवर्नर हो रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है ये सब। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमें याद रखना है, देखिए पार्ट 4 दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि पार्ट 4 में डीपीएसपी है। अगर यही पार्ट 4A दिया होता तो क्या हो जाता? फंडामेंटल ड्यूटी हो जाता। पार्ट 3 दिया होता तो क्या हो जाता? फंडामेंटल राइट्स दिया होता। तो हमें कुछ जो पार्ट है उसको याद रखना है। तो देखिए इसमें सिर्फ क्वेश्चन में ये नहीं दिया है डीपीएसपी के बारे में बताओ, ये दिया है कि पार्ट 4 के बारे में बताओ। तो हमें जब पता होगा पार्ट 4 में है तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर हमने इंटरप्रेट कर लिया कि पार्ट 4 में हमारा फंडामेंटल राइट है तो हमारा सारा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें याद रखना है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में डीपीएसपी और पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। आपको इसके क्वेश्चन का आंसर दे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में क्या दिया गया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या दिया गया हमें वो बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में दें। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। हमें क्या पूछा है? करेक्ट आंसर पूछा, हमेशा देख लेना क्या पूछना है। दिस शैल बी इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट, ठीक है। तो क्या हो गया? ये गलत हो जाएगा, क्यों? कि दे आर नॉट नॉन इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 37 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये हमारा जो डीपीएसपी है नॉन इन्फोर्सिएबल है, ठीक है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है, बिल्कुल दे शैल बी इन्फोर्स, तो ये बिल्कुल दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो ये दोनों विरोधाभासी हैं, तो एक गलत हो गया तो दूसरा सही होगा ही हो गया। तो पहला गलत हो गया दूसरा सही है, पहला गलत हो गया तब ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, इन दोनों में से तो एक सही होगा। तीसरा देखते हैं। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट, बिल्कुल। कौन सा आर्टिकल 37 है? ये इटसेल्फ डिक्लेयर करता है कि दीज प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल इन द मेकिंग ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है। तो 3 दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? दूसरा और तीसरा। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल ये पहले हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं ये चीजें, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 37 डिक्लेयर करता है और नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। और हम नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है हम कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 37 एक्सप्लिसिटली है ना मैंडेट दैट दिस प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यही है कि कॉन्सेप्ट इसमें वही है कि जस्टिसिएबिलिटी होता है कि नॉन जस्टिसिएबिलिटी होता है, ठीक है। और फंडामेंटल इन द गवर्नेंस में क्यों होता है, इसको क्यों रखा गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। with reference to the Constitution of India, with reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitute limitation upon, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क कर लें। जो अगर अच्छे से डीपीएसपी को नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो क्या करता है जो डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन,
जैसे हमें बताया ना कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो क्या करता है, मोस्टली दे एक्ट एज ए लिमिटेशन अपॉन द गवर्नमेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सिएबल है, लोग वो जस्टिसिएबल है, ठीक है, वो हमारे फिर सिटीजन के लिबर्टी को इन्फोर्स करता है, उस फंडामेंटल राइट किसके खिलाफ होता है, अगेंस्ट द स्टेट होता है, ठीक है, तो ये मोस्टली जो होता है लिमिटेशन अपॉन स्टेट होता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा डीपीएसपी है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं होता, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, ये स्टेट को एम्पावर करता है कि वो जाके बढ़ चढ़ के आगे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, तो इसको एम्पावर करता है, ना कि इस पे कोई लिमिटेशन करता है, ये नहीं करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो ना कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन पे ये करता है, ना तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, ठीक है, चाहे स्टेट का कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन हो चाहे एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, वो तो फंक्शन तो स्टेट का ही है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो किसी पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो नन ऑफ द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक्ट्स अपॉन लिमिटेशन, तो अगर यहाँ फंडामेंटल राइट होता है डीपीएसपी की जगह तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन डीपीएसपी है तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नाइदर वन टू है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है, ठीक है, वही वही बार बार रिपीटेड, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, इस तरह देखिए, दे डू नॉट इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ द लेजिस्लेशन क्रिएट अ लॉ एंड हाउ टू एग्जीक्यूट कैरियर देम आउट, क्योंकि ये दे नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, इस लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि वो इसी के दायरे में रह के काम कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये स्टेट की पावर को कोई कर्टेल नहीं करता, इसका स्टेट उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, बट अपनी पॉलिसी बनाते समय डीपीएसपी को एज ए प्रिंसिपल के रूप में याद रखना है, बस यही है, उनके पास एक मोरल ऑब्लिगेशन है, उनकी मोरल ड्यूटी है, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उनके ऊपर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट में ये याद रखना है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द, ठीक है, तो फिर वही वर्बेटम क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 51, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा देश है या फ्यू ऐसे कंट्री हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया को डिक्लेयर करता है वो इंटरनेशनल पीस और जस्टिस को प्रमोट करे, ठीक है, दो देशों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअली हॉलिस्टिक हो, म्यूचुअली कोऑपरेटिव हो, और क्या है, इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करे, ठीक है, और जो हमारा डिस्प्यूट होता है दो कंट्री के बीच में, उसको क्या करे, वो उसको क्या करते हैं कि एमिकेबली मतलब उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे, म्यूचुअली लीगल कंसल्टेंसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जब भी आईआर पढ़ेंगे तो आईआर में इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को ध्यान में रखना है, क्योंकि आर्टिकल 51 जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशन के जो गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं उसको डिक्लेयर करता है कि हमें इंटरनेशनल ओवरऑल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टफुल रिलेशन को डेवलप करना है, जो हॉस्टिलिटी है उसको दूर करने के लिए हॉस्टिलिटी को दूर करना है, इंटरनेशनल लॉ और यूएन के प्रिंसिपल को हमें प्रमोट करना है, और हमें जो दो कंट्रियों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको एमिकेबली रिजॉल्व करना है, ठीक है, ये हमारा जो प्रिंसिपल है, और इसी के देखेंगे कि इसी 51 आर्टिकल के आधार पे जितने भी हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हैं, जैसे नॉन अलाइनमेंट, जो हमारे जो प्रिंसिपल है हमारा नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, वो प्रिंसिपल है हमारा पंचशील, ठीक है, और वो हमारा प्रिंसिपल है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रिंसिपल है उसके जो अंडरलाइन प्रिंसिपल, ये गाइडलाइन गाइडिंग फोर्स है हमारा आर्टिकल 51 है, ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेटमेंट वही कह रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंश्राइंड है डीपीएसपी, उसके जो पॉलिसी है उसमें उसके अकॉर्डिंग ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें क्या है, हमें क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द एबव गांधीयन प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन द डीपीएसपी, ठीक है, देखिए आगे प्रिंसिपल पे क्वेश्चन, हमें पता है कि हमेशा याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं है कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है या लिबरल इंटेलेक्चुअल है या सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, उन्होंने उसको बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल के आधार पे, जिससे हमारा डीपीएसपी गाइडेड है, उसके आधार पे जो हमारा डीपीएसपी है, हमें पता है ना, इसको डीपीएसपी को डिवाइड किया गया है, कुछ होता है, कुछ गांधीयन है, ठीक है, कुछ गांधीयन है, कुछ सोशलिस्ट है, और कुछ जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, तो इस तरह का हमारा जो डिवीजन है 3 ठो, तो अब हमें ये पूछा कि जो डीपीएसपी में जो गांधीयन प्रिंसिपल है इसमें 4 में से गांधीयन कौन है, ठीक है, तो हमें पता होगा ना मोटा मोटा गांधी जी का क्या क्या कॉन्सेप्ट था, गांधी जी क्या था, मतलब ये हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे ना, विलेज ऑटोनॉमी की बात करते थे, ये हमारा लोकल इंडस्ट्री की बात करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, ठीक है, ये हमारा एस सी एस टी कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करते थे ना, ठीक है, दरिद्र नारायण की बात करते थे, है ना,
और क्या बात करते थे? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते थे। ग्राम और क्या बात करते थे? ये हमारा जो प्रोविजन की बात करते थे ना, प्रोविजन की बात करते थे। ये सब बेसिक कुछ गांधीयन प्रिंसिपल हैं जो हमारे डीपीएसपी में इनकलकेट किए गए हैं। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका है? ये डीपी गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। गांधीयन प्रिंसिपल ये हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनका ये मानना है कि इंडिया एज ए यूनिफाइड कंट्री, एज ए सेकुलर फैब्रिक के नेशन के रूप में स्टेब्लिश करने के लिए यूसीसी का मैंडेट है। तो ये गलत हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये याद भी रखना है कि ये गांधीयन नहीं है, तो ये दूसरा कौन सा है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। बिल्कुल, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में दिया गया है ये, ठीक है। ये कौन सा यूसीसी था? आर्टिकल 44। आर्टिकल याद करते चलेंगे तो मेंस के एग्जाम के समय आपको कोट करने में इजी रहेगा। विदाउट आर्टिकल में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आर्टिकल कोट करेंगे तो बाकी स्टूडेंट से आपको एक मार्क्स हमेशा एडिशनली दिया जाता है, ठीक है। प्रमोटेज कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। बिल्कुल, गांधी जी हमेशा ना क्या कहते हैं, विलेज सेल्फ सफिशियंसी की बात करते थे ना, वोकल फॉर लोकल की बात करते थे ना। एक क्या कहते हैं कि एक आदर्श ग्राम समाज की स्थापना की बात करते थे। तो इसमें ये बिल्कुल दूसरा जो तीसरा जो होगा वो स्टेट में सही हो जाएगा। प्रमोटेज कॉटन इंडस्ट्री कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 43 में है, ठीक है। और सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, वर्कर के लीजर की बात कौन करता था? ये वर्कर की लीजर की बात करते हैं। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है? पहला ऑप्शन लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ये है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें से गांधी किसमें रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये सिर्फ ऑप्शन बी और 3 में ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया बस यही की कॉन्सेप्ट में, ये जो तीनों डिवीजन है आपको याद रखना है कि गांधीयन कौन सा है, ठीक है, और मोटा मोटा गांधीयन कौन सा है, और लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन सा है, ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल कौन सा है और सोशलिस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। अगर आपने गांधीयन याद रखा, जैसे हमने आर्टिकल 51 देखा, हाँ, इंटरनेशनल पीस और जस्टिस को प्रमोट करना, तो ये भी लिबरल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि ये यूसीसी की जो बात करते हैं, ये भी ये लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया। फिर हम लोग ने बात किया कि जो एग्रीकल्चर है उसको साइंटिफिक और मॉडर्न लाइन पे ऑर्गेनाइज करने की बात, ये भी इसने इन्होंने किया गया है, ठीक है। इस तरह से फिर इस तरह से ये जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ऐसे सोशलिस्ट में बताया कि जितने भी वर्कर वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिविंग वेजेज की बात करते हैं, ठीक है। वर्किंग कंडीशन होता है। फिर इस तरह ये जितने भी चीजें हैं ये हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो जाते हैं, ठीक है। ये सब, ये तीनों डिवीजन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। 2010 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें से तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करें। पहले ये पढ़े फिर स्टेटमेंट पढ़े कि हमें पूछा क्या है। अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर इसको पूछ पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि हमें पूछा क्या, ये जानना होता है सबसे पहले हर क्वेश्चन में। इसमें दिया है तीन एबव प्रोविजन, व्हिच ऑफ द एबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आजकल भी इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि एक तरफ दे देगा गवर्नमेंट का स्कीम, गवर्नमेंट आपका स्कीम दे देगा, और दूसरी तरफ देगा कि डीपीएसपी, कि इसमें से कौन सा डीपीएसपी हमारा इन्फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो होता है, ये क्या होता है, वन ऑफ द कोर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इसमें जो होता है, अब हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है इससे कोई मतलब नहीं है, और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इससे भी कोई, ये तो ड्यूटी है आप सिटीजन की। ये जो हमारा डीपीएसपी है, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, मोर और लेस इसी को डिजाइन, इसी को ध्यान में रखते हुए हमें वो किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ये नेशनल सोशल असिस्टेंट क्या था, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट वुमेन है, ठीक है, जो हमारे मार्जिनल सेक्शन है, उनके ओवरऑल सर्वाइवल के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में प्रोग्राम आता है। ये डीपीएसपी को इन्फोर्स करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 ओनली हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे स्टेट पे लिमिटेशन लगाते हैं, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी ये भी नॉन एनफोर्सिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, ये दोनों का कोई मतलब नहीं है ड्यूटी वगैरह का, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट से लेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ का बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये है फुलफिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
आर्टिकल 41 में बात की गई ना, प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंट टू द सिटीजन in केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबल्ड है ना, अदर केसेस है। तो ये हमेशा आर्टिकल भी याद रखना। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है, अगला क्वेश्चन ये दे देगा कि जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम ये दिया है, अब यहाँ दे देगा कि इसमें से कौन सा डीपीएसपी इन्फोर्स होता है, तो 40, 41, 42, 44 ऐसे करके, तो अगला ऑप्शन ऐसे बना सकता है। तुम्हें याद रखना है ये 41 है। 41 किसकी बात करता है? 41 बात करता है, it is the duty of the state to provide public assistance to its citizen in case of unemployment, old age, sickness, disablement and other case underserved want। ठीक है, इस तरह का ये पूरा का पूरा है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। डीपीएसपी में कौन इंक्लूडेड, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन है, उसमें करेक्ट आंसर पूछा है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग है फोर्स लेवल, ये किसमें दिया है? ये हमारा आर्टिकल 23 में दिया है। ये कौन सा है? ये फंडामेंटल राइट्स है, ना कि डीपीएसपी। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि ये ऑप्शन क्यों गलत है, और ये ऑप्शन डीपीएसपी में नहीं है तो क्या है, क्योंकि हमें तो पढ़ा है कि ये प्रोविजन तो है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली कहाँ है? फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल में एग्जैक्टली कहाँ है? तो राइट सेकंड एक्सप्लॉयटेशन में। उसमें दो आर्टिकल है, दो आर्टिकल में कौन सा, 23 की 24? हमें पता है 23 में। 24 में किसकी बात करती है? 24 में आर्टिकल बात करता है चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद करते हुए चलेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करते हुए चलेंगे, तो आगे जो फ्यूचर के क्वेश्चन है उसको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिटेशनल मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड द अदर ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो हमने अभी गांधीयन प्रिंसिपल पढ़ा ना, वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल होता है डीपीएसपी का, क्या होता है? वो प्रोहिबिशन होता है। ठीक है, कि जो जो किसी तरह का जो ड्रग्स होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है, वो मेडिकल के अलावा किसी और पर्पज के लिए नहीं यूज किया जाए, मेडिसिनल पर्पज के अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाए। कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 47 में है, याद रखना है। ठीक है, तो हमेशा ये हम इसको कैसे याद रखते हैं? हम याद रखते हैं 1947 है, 47 में हमारा क्या था? इंडिपेंडेंस मिला था। जिस दिन इंडिपेंडेंस होता है उस दिन हमारे सारे के सारे ठेके बंद रहते हैं, तो इसलिए हमने याद रखा है कि 47 में प्रोविजन है, और ये गांधी वन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, याद रखना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा खाली। ठीक है, तो याद रखना है, बस वही याद रखना है। इसमें जो होता है कि जो डीपीएसपी के प्रोविजन है और फंडामेंटल राइट के प्रोविजन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा डीपीएसपी है, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है। क्वेश्चन पूछा है, द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। ठीक है, अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया है पीछे, फिर भी बताइए आप लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डीपीएसपी जो है, इसको हम इसलिए इंक्लूड किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किस तरह का डेमोक्रेसी को, हमारा देखिए ऑप्शन में सारा डेमोक्रेसी दिया है ना, किस तरह के डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसे हमने बताया फंडामेंटल राइट किस तरह का डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है? फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये हमारा जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, लिबरल इंटेलेक्चुअल लिबरल हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, वो हमारे साथ सिटीजन को लिबर्टी देता है। ठीक है, स्टेट के पावर को कर्टेल करता है। ठीक है, ऐसे हमारा वो भी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और कैसे? 91 सी में 91 सी में हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें हम पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आती है, हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है। लेकिन जो डीपीएसपी होता है उसमें क्या प्रोविजन है? इसमें बताया ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, ये ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। गांधीयन डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे कि गांधीयन डेमोक्रेसी किस तरह की, कभी इथिक्स में पढ़ेंगे, और कभी कभी बात में वही गांधी जी को कहते हैं ना, गांधी क्या कहते हैं, इनको बोलते थे इनलाइटेंड एनार्की थे। इनलाइटेंड एनार्की थे, मतलब गांधी जी कहते थे कि हमें स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण करना है। स्टेट बाय इटसेल्फ इज ए वायलेंट फोर्स। तो गांधी जी नॉन वायलेंट पे विश्वास करते थे, बोलते थे कि सिटीजन मोरली अपने आप खुद ही अपलिफ्टमेंट इतना कर ले कि हमें स्टेट की जरूरत ही नहीं हो। इसलिए गांधी जी को इनलाइटेड एनार्किस्ट कहते थे, क्योंकि स्टेटलेस पावर पर विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। गांधी हमने, अब ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन स्टेब्लिश करता है? ये सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? ये हमने पता है, ये सोशल डेमोक्रेसी जो होता है, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो मोस्टली फेबियन डेमोक्रेसी, गांधीयन नेहरूवियन डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड है। उसमें सोशलिस्ट जो हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वो इनकलकेटेड है। ठीक है, लेकिन हमारा जो डीपीएसपी है वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को करता है। इन दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा 36 31 आर्टिकल 4 में जो होता है एक क्रिएटिव वेलफेयर स्टेट में ये क्या होता है, ओवरऑल देखिए जितने भी इसके प्रिंसिपल हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को प्रमोट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करना, ठीक है, एस्टेब्लिश बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट यही है। आपको हमारा फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा डेमोक्रेसी, डीपीएसपी कौन सा डेमोक्रेसी, और हमारा गांधीयन डेमोक्रेसी क्या होता है, ये हमने कॉन्सेप्ट देखा है इसमें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर दिया है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। अगर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस वगैरह में ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि, लेकिन हमेशा याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। ये हमारा खाली जो पॉलिटिकल वो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो उसको डिवीजन करते हैं कि जो डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल हैं उसको जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, उन पे बैक मैप करते हुए बताते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल कौन सा आर्टिकल किस प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन के लिए मैंने दिया है स्लाइड, ठीक है। तो हमने देखा था ना ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है, 40 में ग्राम पंचायत हो गया, 43 में क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री, 46 में क्या है, एस सी एस टी के वेलफेयर के लिए, 47 में क्या है, प्रोहिबिशन है, ठीक है। 48 में क्या है, 48 में क्या वही है कि जो एनिमल हस्बैंड वो जो हमारा क्या कहते हैं कि जो हमारा काऊ स्लॉटर वगैरह है उस पे सब पे बैन लगाना है, ठीक है। तो ये भी हमारा इस पे है, याद रखना है, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑफ व्हीकल, ठीक है, तो ये है हमारा। और हमारा लिबरल एंड एक्चुअल में हमने देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 45 में वही अर्ली चाइल्डहुड केयर हो गया, 48 में इन्वायरमेंट वगैरह की बात है, ठीक है। वही एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइन में इन्वायरमेंट की बात की गई जो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ठीक है। ये 50 क्या है, 50 वही सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इंटरनेशनल पीस वगैरह की बात की गई, ठीक है। ठीक है, अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमने देखा था, ये 38 क्या करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है, इनइक्विटी को रिड्यूस करने की बात करता है। ये 39 में कुछ गवर्नेंस प्रिंसिपल दिए गए हैं, 39 स्मॉल ए से लेके एफ तक, ठीक है। 39 ए भी फ्री लीगल एड देता है, राइट टू क्या है, लिविंग वेजेस की बात करता है, ठीक है। ये है, तो इस तरह से ये सारा 47 हमारा जो होता है, तो ये हमें याद रखना है, लिविंग वेजेस की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, राइट टू वर्क हमारा किस में आ जाएगा, राइट टू वर्क 41 में आ जाएगा। ये सारे प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अगर एक बार ध्यान में रखेंगे विथ आर्टिकल के साथ, विथ प्रिंसिपल के साथ, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। और यूपीएससी में ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस पे, लेकिन स्टेट पीसीएस का ये फेवरेट एरिया है, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें कि जो मोस्ट ऑफ डीपीएसपी होते हैं, ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछते जाते हैं ज्यादातर ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो अंतर है अगर उसको हमें पता है तो हम ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो मोस्टली जो तीन इंपॉर्टेंट सबसे आर्टिकल है, 37 क्या कहता है, 37 यही कहता है कि दीज आर नॉन जस्टिसिएबल बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और 39 बी 39 सी में बताया कि ये जो डीपीएसपी है, ये जो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के भी ऊपर रखा गया है, ठीक है। कौन सा जजमेंट है, मिनिमम मिनिमम केस में, ठीक है। बाकी सारे केसेस में फंडामेंटल राइट जो होते हैं डीपीएसपी से ऊपर होते हैं, अपर फुटिंग पे रखा गया है, ठीक है, तो ये है। और कौन कौन सा अमेंडमेंट है, तो इसमें 44 हो गया, 44th हो गया, ठीक है, 86 हो गया, और हमें 97th अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इमर्जिंग ट्रेंड में वही हमने बताया कि इसमें सबसे अच्छा से क्वेश्चन ये बना देते हैं कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी डीपीएसपी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक स्कीम सिर्फ एक ही डीपीएसपी को टारगेट करेगा, बहुत सारे डीपीएसपी को टारगेट करेगा। जैसे 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, उसको भी करेगा, ठीक है। राइट टू क्या कहते हैं कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर को साइंटिफिक और इस पे लाइन पे है, तो उसमें जो स्किल होता है उसको भी प्रमोट कर रहा है, तो ये भी कर सकते हैं, तो ऐसे मैपिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यही है, लिंकिंग डीपीएसपी टू गवर्नमेंट स्कीम। अगर ये 4-5 मोटा-मोटा थीम है जो रिसेंट का जो भी ट्रेंड है, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जो फ्यूचर के जितने भी क्वेश्चन है डीपीएसपी पे, और ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हैं। और इस तरह के जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं, अगर आपको वर्बैटम याद है आर्टिकल के साथ, आप मेंस में, एथिक्स में, सोसाइटी के पेपर में, गवर्नेंस के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पूरा आपको रिवीजन स्लाइड दे दिया है, फिर से आपको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देखिए हमने बताया ये आरिस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है, बारोड किया गया है, और गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वहां से भी ये क्या है, उसके आधार पर भी मॉडल्ड है, ठीक है। रिजेंबल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की बात करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है। उसके बाद नॉन जस्टिसिएबल है बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस है। 42nd अमेंडमेंट में 4 जोड़े गए, फिर 44th में कौन से जोड़े गए, 86 में क्या चेंज किया गया, फिर 97th में क्या किया गया, ठीक है।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें याद रखना है ये आपको, ये की मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 39 बी और 39 सी सुपरसीड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये जो फंडामेंटल स्पेशली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में कहाँ दिया है, ये आर्टिकल 31 सी में दिया गया है। आर्टिकल 31 तो डिलीटेड है, लेकिन 31 ए, 31 बी, 31 सी है। 31 सी में ये दिया गया है कि जो ये दो आर्टिकल हैं डीपीएसपी के, 39 बी और 39 सी, ये जो आर्टिकल 14 और 19 का वायलेट भी करेंगे तो भी उनको अनवाइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। बाकी कोई भी प्रोविजन डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट को सुपरसीड नहीं कर सकता, ठीक है। और आर्टिकल 50 हमें पता है कि जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। और हमें पता है कि जो अभी जो भारतीय न्याय संहिता है और अर्लियर जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ठीक है, वो सारा का सारा इसको इन्फोर्स करता है, ठीक है। और आर्टिकल 51 हमें पता है कि इंडिया जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट करता है कि ओवरऑल इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे, ठीक है। जो डिस्प्यूट है उसको एमिकली रिजॉल्व करे, ठीक है। यूएन के प्रिंसिपल को, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करे। इंडिया अमंग द वन ऑफ द फ्यू कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि इंटरनेशनल पीस और जस्टिस को प्रमोट, सिक्योरिटी को प्रमोट करे, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यही है, लैंडमार्क जजमेंट याद रखना है और उसको गवर्नमेंट के स्कीम से याद रखना है। लैंडमार्क जजमेंट याद, अमेंडमेंट याद रखना है और किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं। फ्यूचर में सबसे ज्यादा वही, बाकी जितने पीवाईक्यू करने के बाद अगर आपको अभी जो लेटेस्ट का क्वेश्चन है उसमें यही याद रखना है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, स्पेशली 44th हो गया, 86 हो गया, 97th हो गया, ये आपको याद रखना है। और जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं ना, स्कीम्स होते हैं, ये स्पेशली कोई भी स्कीम उठाएं, तो जैसे विजी राम जी है, तो हमें पता है किसको प्रमोट करता है, राइट टू वर्क को प्रमोट करता है। राइट टू वर्क कहाँ पे है, आर्टिकल 41 में है। जैसे वीजी राम जी जो होता है, इस तरह से तो ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन को प्रमोट करना है, ठीक है। अब इससे हमारा सोशल, जैसे 4 लेबर कोड हो गए, अभी 4 लेबर कोड आया तो इसमें कौन कौन सा लेबर कोड किस किस डीपीएसपी को इन्फोर्स करता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको याद रखना है। तीसरा जो ये याद रखते हैं कि ये जो हमें फंडामेंट जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के जो डिवीजन है 3, इसमें अभी गांधीयन पूछा गया है, कभी-कभी लिबरल इंटेलेक्चुअल पूछ सकते हैं, सोशलिस्ट पूछ सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर के क्वेश्चन में इन सब 3-4 एरिया को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फाइनली थैंक यू सो सो मच फॉर वाचिंग। अभी अगले वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटी को कवर करेंगे, उसको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करेंगे। ये हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, यूपीएससी पॉलिटी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे ज्वाइन कर लेंगे तो हम इसके पीपीटी वगैरह और जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, ठीक है। कुछ क्रेडेंशियल है हमारे बारे में, आप पढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और कीप सिंप्लीफाइंग। थैंक यू सो मच।